हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और हम पढ़ेंगे हमारी जो 50 डे की सीरीज थी उसकी क्लास नंबर कौन सी होगी, तो ये होगी क्लास नंबर हमारी 39। ठीक है, क्लास नंबर हम 39 पढ़ेंगे और कंटिन्यू हम अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे इस सीरीज के साथ। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उनको लगातार पढ़ते रहेंगे और अपने माइंड में रिकॉल करते रहेंगे ताकि हमारी तैयारी और जो है और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। और आज की सीरीज की खास बात यह है कि प्रश्न फिर ऑप्शन, उसके बाद नीचे जो करेक्ट आंसर होगा उसकी जो है थोड़ी बहुत नीचे मतलब एक डिफरेंशियल टाइप में उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है ताकि आपको उसके इर्द गिर्द की चीज़ें और आसपास की चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सहसंवेदी के रूप में कार्य करता है? देखिए, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, इसलिए हम बस जल्दी जल्दी करके अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। ए है हमारा विटामिन B6, बी है हमारा मैग्नीशियम, सी है आयरन, डी है जिंक। तो देखिए सहसंवेदी के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम। आइए देखते हैं इसको। सहसंवेदी पोषक तत्व है ना, कोफैक्टर जिसको कहते हैं, वे तत्व होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संवेदी सहसंवेदी है। यह प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों के संकुचन, रक्तचाप नियंत्रण और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में या संतुलित करने में मदद करता है। इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, थकान और हृदय संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए एक प्रश्न से इतनी चीजें मिल गई है ना। मैग्नीशियम क्या क्या करता है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों के संकुचन, रक्तचाप नियंत्रण और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी सामान्य बनाए रखता है। और जो है इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, थकान और हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा ये देखते हैं क्या है प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सा अणु बनता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। हमारे ऑप्शन है, ए है पायरेट वेट, फिर बी है ग्लूकोज, सी है एटीपी, डी है NADPH। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कौन सा अणु बनता है, तो इसको ये देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए पायरुवेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस शरीर में ग्लूकोजन के अपघटन की पहली प्रक्रिया होती, यानी कि जब ग्लूकोज जो है टूटता है तो जो है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म में होती है और इसका मुख्य उत्पाद पायरुवेट होता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा जो है उत्पादन में एटीपी और NADH उत्पन्न करती है। पायरुवेट का उपयोग एरोबिक ऑक्सीजन युक्त और एनारोबिक बिना ऑक्सीजन दोनों प्रकार की ऊर्जा चक्रों में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पायरुवेट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा हार्मोन स्तनपान को प्रोत्साहित करता है, यानी कि स्तनपान को या दुग्ध स्रवण में वो सहायता करता है? तो देखिए देखते हैं अपने ऑप्शन। ए है प्रोलैक्टिन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है प्रोस्टेजेरोन। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो ये जो है हमारी जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है स्रवित होता है और स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है। यह गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद सक्रिय होता है। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के प्रवाह को बढ़ाता है। यदि प्रोलैक्टिन का स्तर कम हो तो दूध उत्पादन बाधित हो सकता है। तो इसका मतलब है प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, तो वो दुग्ध स्राव को और दुग्ध उत्पादन को बनाए रखता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन सा अंग प्रमुख है? तो ये देखते हैं कौन सा अंग प्रमुख है। ए है हमारा थायराइड, बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी है हाइपोथैलेमस, डी है त्वचा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो यह जो है हमारे शरीर में
कह सकते हैं तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, टेम्परेचर जो हमारा होता है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर का थर्मोस्टेट माना जाता है। यह शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए पसीना, रक्त प्रवाह और कपकपी जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह प्यास, भूख और अन्य जो है हार्मोनल संतुलन को भी नियंत्रित करता है और इसमें अहम भूमिका अपनी निभाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बच्चों में पोषण संबंधी एंथ्रोपोमेट्रिक माप कौन सी है। ठीक है, यानी कि देखिए ऐसे भी प्रश्न आ सकता है एंथ्रोपोमेट्रिक नाप किसके लिए होती है। तो ये किसके लिए होती है, आप जान गए होंगे कि पोषण संबंधी। ठीक है, बच्चों में पोषण संबंधी माप एंथ्रोपोमेट्रिक से होती है। तो इसमें कौन सा है, आइए देखते हैं। ए है बीएमआई, बी है एमयूएसी, फिर है डब्ल्यूएचआर, फिर है बीएमआर। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एमयूएसी, है ना। एमयूएसी क्या होता है, बच्चों के पोषण स्तर का मूल्यांकन करने का एक सरल और सटीक तरीका है। यह 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में मापा जाता है। इससे जो है कुपोषण का संकेत माना जाता है। ये जो है 115 सेंटीमीटर से कम माप गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रेशे की जल अवशोषण क्षमता मापने का उपकरण कौन सा है ना। यानी कि जो रेशा होता है उसमें जो जल अवशोषण की या कह सकते हैं वाटर ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, उसको नापने के लिए हम किस जो है उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। ए है हाइग्रोमीटर, बी है एब्जार्बोमीटर, सी है स्पेक्ट्रोमीटर, डी है कैलोरीमीटर। तो देखिए हमारा जो है करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी एब्जार्बोमीटर, है ना। कैलोरीमीटर से तो हम ऊष्मा नाप सकते हैं। तो देखिए रेशे की जल अवशोषण क्षमता को मापने के लिए एब्जार्बोमीटर का उपयोग होता है। यह उपकरण किसी कपड़े या रेशे की नमी को सोखने की क्षमता का परीक्षण करता है। प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास हो गया, ऊन और जल अवशोषण की क्षमता, मतलब इसमें जो होता है सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं आपके, या रासायनिक फाइबर कह सकते हैं, या रासायनिक रेशा, उसमें जो है उनकी तुलना में, रासायनिक रेशे की तुलना में प्राकृतिक रेशों में तुलना जो है इसकी जो है पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। और मजबूती की बात और रंग स्थायित्व की बात करें तो वो हमारे जितने भी रासायनिक रेशे हैं उसके अंतर्गत आता है। और इसमें देखिए रेशों का वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। रेशे जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त, तो एक होता है प्राणिज जगत से, एक होता है वनस्पत जगत से, और एक होता है हमारा रासायनिक, है ना। तो जैसे कि प्राणिज जगत में आ जाता है आपका ऊन हो गया और रेशम हो गया, ये प्राणिज जगत से आता है। और आपका कपास हो गया, रेशम हो गया, सॉरी कपास हो गया, लिनन हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आता है प्राकृतिक जगत से। प्राकृतिक में भी वनस्पत जगत से आता है। प्राकृतिक जगत को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक में भी जैसे हमारा वनस्पत जगत हो गया, प्राणिज हो गया और खनिज। खनिज भी जैसे हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया, एस्बेस्टस हो गया। तो ये क्या करता है, ये हमको जैसे चट्टानों से प्राप्त होता है, तो ये हुआ तो प्राकृतिक ही एक तरीके से। और जैसे कि प्राणिज में आता है ऊन और रेशम। तो ऊन जो होता है हमको जैसे अंगोरा बकरी और जो है कपड़ा हरकस बकरी हो गई, तमाम तरह की जो भेड़ होती है, और खरगोश भी इसमें आता है, इनके बाल से प्राप्त होता है। और ये जो जितनी भी सारी चीज़, तो ये हमारी प्राणिज जगत के अंतर्गत आ जाती हैं। बाकी उसके अलावा कपास, लिनन, हेमजूट, ये सारा वनस्पत जगत के अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं हम रासायनिक जगत के रेशे में। तो रासायनिक जगत के रेशे में क्या होता है, जैसे हमारा हो गया आरलान, डेकारान, नायलान, है ना, ये सारे जितने भी हो गए, एक्रिलिक, तो ये सारे रेशे हमारे रासायनिक रेशे के अंतर्गत आते हैं, जिनका हम, और इनकी जैसे देखिए मोटाई और लंबाई क्या होती है, तो इसका मेजरमेंट हम फिलामेंट में करते हैं। एक अपवाद है रेशम। रेशम जो प्राकृतिक जगत का है उसका मेजरमेंट हम फिलामेंट में करते हैं। बाकी सारे जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे हैं उनका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, तो उनका स्टेपल में करते हैं, और बाकी सारे का हम फिलामेंट में करते हैं। तो जो ये रासायनिक रेशे होते हैं तो इनकी लंबाई और चौड़ाई हम स्पिनेट के छिद्रों से गुजारते हैं, तो उस पर डिपेंड करती है। देखिए ये जो हम थ्योरी बता रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। इस थ्योरी से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। प्रश्न सीधा ऐसे नहीं आएगा, लेकिन जो थ्योरी होगी
उससे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सरल सरल से प्रश्न भी होते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि रिवीजन के बिना गलत हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम मजबूती और रंग, टिकाऊ, स्थायित्व क्षमता, पानी के सोखने की क्षमता, ये सारी चीजें अब जो है जब बनाते हैं तो उसको बनाने के टाइम उसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो वो उस पर डिपेंड होता है। जबकि प्राकृतिक रेशे में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें मर्सराइजिंग प्रक्रिया होती है और अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, लेकिन फिर भी उतना मजबूत रेशा ये नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, इसको भी आप ध्यान से जो है समझते हुए चलिएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी कि जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें कैसी ऊर्जा प्रयोग की जाती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ए है थर्मल ऊर्जा, बी है रेडियो तरंगे, सी है माइक्रोवेव विकिरण, डी है इंफ्रारेड विकिरण। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी माइक्रोवेव विकिरण। जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें हम माइक्रोवेव विकिरण का उपयोग करते हैं। यह विकिरण पानी और वसा अणुओं को में जो है क्या करती है, एक तरह का कंपन उत्पन्न करती है, जिससे गर्मी पैदा होती है ना, हीट होती है, और इससे भोजन अंदर तक के गर्म हो जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुपोषण का सबसे प्रमुख चयापचय संकेत कौन सा है ना। कुपोषण का सबसे प्रमुख चयापचय संकेतक कौन सा है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा ए है कम एल्बुमिन स्तर, बी है हाइपोग्लाइसीमिया, सी है कम हीमोग्लोबिन, डी है ऊंचा कोलेस्ट्रॉल। देखिए सबसे पहले हम बता दें हाइपो और हाइपर में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपो अगर कहीं भी आ रहा है, देखिए हम लिखे दे रहे हैं हाइपो, तो अगर हाइपो की बात आती है तो वहां पर चाहे जो पोषक तत्व हो उसको बताया जाता है उसकी कमी, वो कमी को दर्शाता है। और जहां पर हो जाता है हाइपर, वहां पर होता है पोषक तत्व की अधिकता। जैसे कि आयोडीन ही हो गया, तो अगर आ जाएगा हाइपोथायराइड, तो हाइपोथायराइड का मतलब थायराइड की कमी, और अगर आता है हाइपरथायराइड इसका मतलब आयोडीन की अधिकता। और कोई भी पोषक तत्व हो, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कुछ भी हो, अगर हाइपो है तो वहां पर उसकी कमी बताई जा रही है, अगर हाइपर है तो अधिकता। तो ये तो होने से रहा हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। फिर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कम एल्ब्यूमिन स्तर। जो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो शरीर में पोषण स्तर को मापने का महत्वपूर्ण संकेतक है। इसका स्तर कम होने पर यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम को दर्शाता है। कुपोषण में शरीर का प्रोटीन भंडार खत्म हो जाता है, जिससे एल्ब्यूमिन का उत्पादन कम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे प्रश्न निकल के आ रहे हैं, पीईएम, ठीक है। तो यानी कि इसका फुल फॉर्म हम बता दे रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये कहीं लिखा नहीं लेकिन आप नोट कर लीजिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और ये क्या होता है, ऊर्जा की और प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। और इस रोग का क्या नाम है, मरास्मस। मरास्मस रोग इसकी कमी से होता है। और अगर सिर्फ प्रोटीन की बात आती है तो सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है। और ये रोग आपको अधिकतर बच्चों में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना भी हम क्वेश्चन के साथ साथ डिफाइन कर रहे हैं आप लोगों को, प्लीज आप लोग उसको सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। सिलाई मशीन में उपयोग की जाने वाली सबसे तेज सुई किस सामग्री की होती है। यानी कि जो सबसे तेज सुई है वो किसकी बनी हुई होती है, पूछा यहाँ पर ये गया है। ए है स्टील, बी है कार्बन स्टील, सी है एलॉय स्टील, डी है टाइटेनियम। तो देखिए जो सिलाई मशीन है उसकी सुई किसकी बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है टाइटेनियम से, इसलिए करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, सिलाई मशीन के उपयोग में की जाने वाली टाइटेनियम सुई टिकाऊ और तेज होती है। यह सामग्री घर्षण और तापमान को सहन कर सकती है। यानी कि हमारी जो टाइटेनियम है ये घर्षण को और तापमान को सहन कर सकती है, इसमें मूर्छा भी नहीं लगता है जो जंग लग जाती है। इसका उपयोग विशिष्ट रूप से मोटे कपड़े और डेनिम और जो है चमड़े की सिलाई के लिए किया जाता है। यह लंबे समय तक चलती है, मशीन को गति प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर आ गया एक शब्द डेनिम। देखिए इस डेनिम को हम अंडरलाइन करेंगे और डेनिम के बारे में ये समझते हैं। तो डेनिम कैसी बुनाई की जाती है इसमें, तो इसमें होती है हमारी ट्विल बुनाई। किस सॉरी किस कपड़े पर की जाती है, तो ये हमेशा काटन के या सूती कपड़े पर की जाती है। और इस बुनाई में जब ये डेनिम बुनाई करते हैं तो कैसा प्रभाव आता है, देखिए हम डायग्राम बना दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे जो है लहरदार तिरछा प्रभाव आता है। और कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी जीन्स के ऐसे मोटे कपड़े हो जाते हैं तो वो ट्विल बुनाई से ही बनते हैं और डेनिम का कपड़ा उसमें प्रयोग होता है।
चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आयोडीन युक्त नमक का प्रमुख कार्य क्या है। आयोडीन युक्त नमक का प्रमुख कार्य ये देखते हैं क्या है। तो हमारे ऑप्शन है, ए है पाचन सहायता, बी है थायराइड नियंत्रण, सी है रक्त निर्माण, डी है ऊर्जा उत्पादन। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, थायराइड नियंत्रण। आयोडीन युक्त नमक थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। थायराइड हार्मोन शरीर के चयापचय, ऊर्जा स्तर और विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग हो सकता है ना। WHO आयोडीन युक्त नमक का सेवन सभी के लिए अनिवार्य मानता है, यानी कि WHO फुल फॉर्म हम यहाँ देख लेते हैं, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए एक और चीज यहाँ से एक पॉइंट से बन के आ रहा है, WHO ये कब मनाया जाता है ना, इसकी कब स्थापना हुई, तो जल्द ही अभी हाल ही में आने वाला है हमारा, आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948, हम लिखे दे रहे हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज देखिए इसमें जो कितनी चीजें जोड़ी गई हैं, तो ये हमारी इसकी परिभाषा में, तो ये हमारा हो गया एक फिजिकल, है ना, कह सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिक, उसके साथ हमारा चौथा क्या जुड़ा है, वो जुड़ा है आध्यात्म। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है नई चीजें पूछी जाती कि इसमें क्या नया जुड़ा। इसका देखिए 2021 TGT में प्रश्न आया भी था, नया जुड़ने का, जैसे किसी चीज का नाम बदल दिया गया है तो उसका ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें चौथा जुड़ा है आध्यात्म, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अगला जो है प्रश्न, कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए इस शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, स्त्रियों में हड्डी क्षय रोकने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है। ठीक है, हड्डी क्षय देख लेते हैं, ए है टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है पोस्ट्रोजेरोन, डी है हाइपोग्लाइसिन। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन महिलाओं में, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं की हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रजोनिवित्र के बाद एस्ट्रोजन का स्तर घटता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। उचित आहार, कैल्शियम और विटामिन डी के जो है साथ हड्डी स्वस्थ बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द निकल कर आए हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन भी जान लीजिए आप, उसके अलावा एक शब्द आ गया ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस आप जानते हैं ये कौन सा रोग होता है। देखिए एक चीज और होता है हड्डियों में, जैसे कैल्सिफिकेशन, एक होता है डीकैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है हड्डियों में कैल्शियम का जुड़ना। ठीक है, क्या होता है, हड्डी में कैल्शियम का जुड़ना, और एक होता है डीकैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन ये क्या होता है, तो ये होता है हटना। ठीक है, हड्डियों से कैल्शियम की लेयर को हटना। और ऑस्टियोपोरोसिस होता किसमें है, ये महिलाओं में होता है, और जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, वृद्ध महिलाएं होती हैं उसमें होता है, हड्डियों से लेयर हटने लगती कैल्शियम की, और उसमें छेद टाइप में हो जाते हैं और खट खट की आवाज आने लगती। और एक होता है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया कब होता जो है, ये किस उम्र में होता है, तो ये होता है युवावस्था में, महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। इसमें भी जो है हड्डियों से ही रिलेटेड बीमारी है। तो और रिक्टस बच्चों में होता है, वो भी इसी की कमी से होता है। तो रिक्टस बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस होता है वृद्ध में, ऑस्टोमलेशिया होता है वयस्कों में। ये सारी चीजें रिकॉल करते हुए माइंड में चलिएगा। देखिए एक ही प्रश्न से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्सटाइल में उपयोग होने वाला जो है मुख्य प्रोटीन रेशा कौन सा है, तो ये देखते हैं कौन सा मुख्य प्रोटीन रेशा है। सेलुलोज, कैसीन, केराटिन, डी है लाइसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केराटिन, है ना। केराटिन एक प्रमुख प्रोटीन है जो ऊन और रेशम जैसे प्रोटीन रेशों में पाया जाता है। यह मजबूत रेशा है और लचीला होता है। इसके जो है स्वेटर, अन्य वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है। केराटिन से बने रेशे उष्मा को रोकने में भी मदद करते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भोजन में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है। ए है पेप्सिन, बी है एमाइलेज, सी है लाइपेज, डी है ट्रिप्सिन। देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन सी, लाइपेज।
लाइपेज एक पाचक एंजाइम है जो वसा या लिपिड को तोड़कर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है। यह एंजाइम अग्नाशय या पैनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है और छोटी आंत में सक्रिय होता है। वसा का पाचन सही तरीके से ना होने पर ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है। देखिए यहाँ से दो शब्द हमको मिले, एक अग्नाशय या पैनक्रियाज। तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि पैनक्रियाज जो है कौन सी ग्रंथि है। अगर कोई भी मेरी क्लास देख रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, तो ये कौन सी ग्रंथि है। ये हम लिख देते लेकिन हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा। और एक जो है हमको मिल गया है शब्द जो कि है छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं ये हमको आप लोग आज जो है बताइएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ए आइए हम देखते हैं। ए है एनीमिया, बी है थैलेसीमिया, सी है रिकेट्स, डी है स्कर्वी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है गर्भावस्था के दौरान आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसकी कमी से एनीमिया या रक्तअल्पता देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है माँ और भ्रूण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। आयरन युक्त आहार और सप्लीमेंट गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है। फिर चलिए देखिए, अगर जो है अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हमारे ऑप्शन हो गए ए, डी, के और सी। तो देखिए ए हम आपको बता दें तो ये हमारा रतौंधी, इसी कमी से। डी आपको अभी हमने पूरा सारी चीजें ऊपर बताई है ना, कि रिक्टेस हो जाता है, और आपका कह सकते हैं जितने भी ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ये सारी चीजें डी की कमी से होती हैं। और सी से क्या होता है, तो सी से स्कर्वी होता है। तो हमारा बच रहा क्या, के। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है प्रोटीन का उत्पादन करता है जो खून को थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसकी कमी से खून बहने की समस्या हो सकती है। ठीक है, और हरी पत्तेदार सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन सा रंग सबसे स्थायी माना जाता है। रंग का मतलब डाई से है, कि मतलब कौन सा रंग या डाई पक्की है, स्थायी। ए है रिएक्टिव, बी है डायरेक्ट, सी है एसिड, डी है बेसिक। तो देखिए करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, रिएक्टिव डाई। रिएक्टिव डाई सबसे जो है स्थायी रंग है, क्योंकि यह फाइबर के साथ साथ एक मजबूत रासायनिक बंधन बनाता है, यह बॉन्ड बनाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से कपास और लिनन जैसे सेलुलोजिक फाइबर में किया जाता है। यह रंग फीका नहीं पड़ता और धोने, रगड़ने या सूरज की कमी में भी इसके स्थायीपन आ जाता है। चलिए देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। अगर हम एक एक को डिफाइन करने लगे तो अगर एक एक प्रश्न के 10-10 मिनट तक के हम डिफाइन आप लोगों को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्टिव डाई की बात आ गई, तो रिएक्टिव डाई सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है और ये जो है सेलुलोजिक जगत के रेशों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है ना। यहाँ से निकल कर आया हमारे कपास, लिनन। ठीक है, तो देखिए सेलुलोजिक कितना कपास में कितना होता है, तो 90 से 91% तक की सेलुलोज पाया जाता है। कपास कैसा रेशा है, तो कपास वनस्पतिक रेशा है। कैसी मिट्टी में बोया जाता है, तो ये हमारे उष्ण जो है जलवायु जो होती है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं प्रकार से हेल्पफुल होता है। और कपास जो है बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। बाकी लिनन आप जानते ही हैं, लिनन की जो है कहाँ पाया है, तो इसको मिस्र को कहते हैं। ठीक है, मिस्र को लिनन की भूमि कहते हैं। और ये रेशा किसका जो है सूचक माना जाता है, तो ये जो है जो लिनन है हमारा पवित्रता का सूचक माना जाता है, पवित्रता का, ऐश्वर्य का सूचक माना जाता है। वहां कहा जाता है कि जितनी मम्मी है वो सारी लिनन के कपड़े में लपेटी जाती है, ताकि और उसके साथ सारी सुख और ऐश्वर्य की चीजें रख दी जाती थी। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें फूल भी 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं, सफेद फूल और नीला फूल। तो इस तरह से आप कपास और नीलन का जो है पूरा एक चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा आहार अनाज सबसे अच्छा है। ए है चावल, बी है जौ, सी है बाजरा, डी है रागी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ। ठीक है, बरले जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बरले। ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं बरले। कभी कभी क्या होता है कीवर्ड क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जौ लिखेंगे ही नहीं, हिंदी में ही लिख देंगे बरले,
तो पता होना चाहिए। देखिए 2021 टीजीटी में एक प्रश्न आया था मोपिंग, आप लोगों को याद होगा। मोपिंग का मतलब होता था पोछा लगाना, और जैसे अगर उसमें पोछा लगाने की जगह मोपिंग हिंदी में लिखा था, तो बहुत से बच्चों का ये प्रश्न गलत हो गया था। तो इसीलिए हमने कहा इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देखिएगा, जहां पर हिंदी नहीं समझ में आ रही वहां इंग्लिश जरूर समझ में आएगी। ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है ना, किसका, जौ का। तो यह मधुमेह रोगियों के लिए आदर्श भोजन है। यह क्या करता है, तो यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और समय तक पेट बहुत लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। और यह घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत है। यह स्वस्थ हृदय को जो है सुधार सकता है। देखिए यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न है, जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, मधुमेह हो गया रोगी है ना, ब्लड शुगर। तो शुगर देखिए ये जो है आपका कैसे होता है, तो ये जो हमारा रक्त है उसमें शर्करा का स्तर जब बढ़ जाता है तब हमें शुगर हो जाता है ना, या मधुमेह हो जाता है। किसकी कमी से होता है, तो ये हमारा जो है लिखे दे रहे इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है, या इंसुलिन का जब श्रावण कम हो जाता है। और एक चीज, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो ये जो है हमारा पेनक्रियाज कह सकते हैं ना, पेनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय से 3 सेल्स निकलती हैं कह सकते हैं। ये कुछ क्या है, कौन सी, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर बहुत सी चीजें नहीं लिख सकते हैं हम, अल्फा बीटा और गामा, तो वहां से निकलता है। और किस से निकलता है, तो ये बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है। और इस बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन की कमी से ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हम मधुमेह हो जाता है। देखिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक बार प्रश्न आ जाए तो चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो जो है आंसर हम कर ले जाएंगे। तो इस लेवल की तैयारी आप करिए, जो है इतना पढ़िए कि जैसे हमारा अगर आ गया है चावल, जौ, बाजरा, रागी। जैसे रागी, आप किस रागी को क्या कहते हैं, गरीबों का जो है कहते हैं एक प्रकार से ये दूध होता है, या इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, तो प्रोटीन होती है, और आयरन भी मोटे अनाजों में पाया जाता है। बाजरा हो गया, जौ हो गया, चावल, चावल में क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। तो इस तरह से जब चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, जो जो प्रश्न हो तो उनके चारों ऑप्शन के इर्द गिर्द की चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस लेवल की तैयारी करिए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा अमीनो एसिड शरीर में नहीं बनता। तो देखिए यहाँ पे बात आ गई अमीनो एसिड्स की। तो देखिए हम जो है सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। सीधे आंसर बताने में बहुत जल्दी हो जाती है, सीधे आंसर 4 ऑप्शन बता दें, आंसर बता दें, लेकिन ऐसा तो आपको किताबों में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं अमीनो एसिड तो किसकी इकाई है, तो ये है प्रोटीन की इकाई। ठीक है, अभी आंसर हम बाद में देखेंगे और ऑप्शन भी बाद में। सबसे पहले समझते हैं अमीनो एसिड्स। तो ये प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। और अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं 20, कुल 20 होते हैं। 10 होते हैं हमारे आवश्यक, ठीक है, हम यहाँ पे सारी चीजें लिखे दे रहे हैं। 10 होते हैं हमारे अनावश्यक, ठीक है। और जो आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इनको हमको बाहर से लेना पड़ता है। और जितने जो 10 अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं, इनको हमको लेने की आवश्यकता नहीं होती है ना। और इसकी हमने ट्रिक भी आपको बताई थी, जो हमने जो हमारी आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, तो जो हमारी विटामिन की जो है प्लेलिस्ट है उसी में आपको नीचे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी जो है आपको वीडियो मिलेंगी, स्टार्टिंग की हमारी है। उसमें हमने प्रोटीन को पूरा एकदम क्लासिफिकेशन कर दिया है प्रोटीन का, कि किसने खोज की, कब की, प्रोटीन कितने हैं, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हिल पावर है ना, और इसकी ट्रिक है पास्ता 3G। तो इससे हम आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को जानेंगे। तो अब चलिए अमीनो एसिड्स के बारे में हमने इतना जान लिया, अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। तो ऑप्शन हमारे हैं लाइसिन, अलेनिन, फिर सी है ग्लाइसिन, डी है प्रोलानिन। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए लाइसिन, है ना। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो एसिड्स है, ठीक है, जो शरीर, देखिए हमने बताया आपको ट्रिक हिल पवट्टम, तो हिल, हिल में आया ला और ला से हो गया लाइसिन, इस तरह से है। और इसे भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। यह प्रोटीन संश्लेषण, उत्तक वृद्धि और कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। मांस, डेयरी उत्पाद और फलियां लाइसिन के अच्छे स्रोत हैं। यानी कि अगर जो मांस वगैरह खाते हैं तो उनको, उनके लिए मांस अच्छा स्रोत है। और जो ऐसे जो लोग नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी है, उनके लिए डेयरी उत्पाद, दूध, दही या कुछ भी चीजें हो गई। उसके अलावा फलियां, यानी कि मटर हो गया और कई प्रकार की फलियां होती है, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है।
ये सारी चीजें। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है हमारा, आइए इसको देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ए है हमारा 6, बी है हमारा 7, सी है हमारा 8, डी है हमारा 9। तो देखिए शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा 7। ये हमारा क्या है, तो पानी का पीएच स्तर है। उसके अलावा आप हमको बताइएगा रक्त का पीएच स्तर कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसके अलावा आपसे हम और प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर कोई जो है देख रहा है क्लास तो कमेंट करके हमको बताएगा, किसका, वर्षा जल का, ठीक है, और किसका बताइए, लार का। ठीक है, हमने आपको दो बता दिए, एक बता दिया शुद्ध पानी का पीएच स्तर होता है 7, रक्त का बता दिया 7.4। आप हमको बताइएगा वर्षा के जल का, फिर बताइएगा लार का। ठीक है, ये सारी जो है आप हमको बताइएगा कि इनका पीएच स्तर कितना होता है। ठीक है, पानी क्या होता है, पीएच स्तर जो होता है इसको न्यूट्रल बनाता है। इसका मतलब है कि यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। देखिए एक ये पैरामीटर होता है जो कि पॉइंट में डिफाइन होता है, तो 7 तक का होता है। उसके ऊपर आप जो नीचे रहता है वो आपका क्षारीय में जाता है, एल्कलाइन में। ऊपर जो जाता है वो हमारा किस में जाता है, एसिड्स में या अम्लीय में जाता है। इसीलिए रक्त का आपको थोड़ा सा पॉइंट में अगर ऊपर जा रहा है तो वो अम्लीय होता है। देखा होगा आपने, अगर आप जरा कहीं उंगली कट जाए तो उंगली मुंह में रखिए तो ब्लड आपको कैसा लगता है, हल्का नमकीन से लगता है। तो इसीलिए क्योंकि उसका पीएच स्तर या कह ले या पीएच मान कितना होता है 7.4, हल्का सा ऊपर चला जाता है, इसीलिए जो है वो क्या होता है, हल्का सा नमकीन लगता है। और बाकी जो है जितने जो है जो मीटर से ऊपर जाएगा वो उतना ही पीएच स्तर उसका बढ़ता जाएगा, जितना नीचे होगा उसका पीएच स्तर उतना ही कम होता जाएगा। अगर पानी का पीएच स्तर इससे कम या अधिक हो तो वह पीने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न या नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि कौन सा है। एक मिनट। कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है। ठीक है, नींद को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, ए है मेलाटोनिन, बी है सेरोटोनिन, फिर जो है डी है हमारा डोपामिन, सी है हमारा एड्रेनलिन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, ये हार्मोन शरीर की आंतरिक घड़ी सर्कैडियन रिदम, यानी कि हृदय का मतलब होता है रिदम का लय, ठीक है, को नियंत्रित करता है। यह अंधेरे में पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और नींद लाने में मदद करता है। इसका स्तर बढ़ने पर नींद आती है, जबकि नींद के समय इसका उत्पादन कम होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है। ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है विटामिन। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको करंट एनर्जी कह सकते हैं, है ना। ये जो है पाते हैं। और देखिए यहाँ पर देख लेते हैं जरा सा हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन से कितनी कैलोरी, 4.2 कैलोरी। वसा से कितनी, तो 9 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट से भी हमको 4.2 कैलोरी मिलती है। हमने सारी चीजें लिख दी हैं, आप इसको कहीं कहीं लिख लीजिए। और विटामिन बाती है विटामिन की, तो इसकी खोज फंक ने की। और विटामिन से हमको बिल्कुल भी कैलोरी कह सकते हैं या ऊर्जा नहीं मिलती है। ये सिर्फ जो है हमारे सूक्ष्म जो है पोषक तत्व आते हैं, इससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। बाकी प्रोटीन से और वसा से और कार्बोहाइड्रेट से, इससे आपको इतनी इतनी ऊर्जा मिलती है। क्वांटिटी हमने लिख दी है, सबसे अधिक ऊर्जा हमको वसा से मिलती है और वो टिकाऊ भी होती है। ठीक है, और तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। हमने आपको अभी बताया ना करंट एनर्जी। चावल, गेहूं, फल और आलू जैसे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। इसकी जो है संतुलित मात्रा सेवन बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसके विकास के लिए भी ये माना जाता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हार्मोन रक्तचाप बढ़ाता है। तो रक्तचाप जो है कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, ये देखते हैं। ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, बी है इंसुलिन, सी है सेरोटिन, डी है प्रोलैक्टिन। तो करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन क्या करता है, तो ये हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है। और एक चीज हमको कमेंट करके बताइएगा
कि हमारा जो एक वयस्क जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका रक्तचाप कितना होता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? आइए देखते हैं। ए है फलियां, बी है सब्जियां, सी है डेयरी उत्पाद, डी है अनाज। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, डेयरी उत्पाद। ठीक है, डेयरी उत्पाद विटामिन बी का प्रमुख स्रोत है। और आइए देखते हैं B12 का रासायनिक नाम, तो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनो कोबाल्मिन, ये विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। B9 का नाम है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इससे होती है फोलिक एसिड कहते हैं इसको। और इसकी कमी से कौन सी एनीमिया होती है? तो वो होती है हमको परनीसियस एनीमिया। ठीक है, और विटामिन बी जो है मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर और मांस में। यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। शाकाहारियों को इसके लिए जो है पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। और देखिए यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, हम कितनी देर तक डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गई बात लाल रक्त कणिकाओं की, है ना, यानी कि आरबीसी, इनकी संख्या जो है और इनका जीवन काल, ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में कहीं ना कहीं नोट किए होंगे, उसको पढ़िएगा। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पोषक तत्व आंखों की स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर ही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आंखों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, विटामिन ए आंखों के रेटिना को स्वस्थ रखता है ना, नाइट विजन में मदद करता है। इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। गाजर, पालक और शकरकंद विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ समझा रहे हैं ताकि आपको अन्य चीजें तैयार रहें। फिर चलिए अगला देखते हैं। कौन सा तत्व शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? ऑप्शन है आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो देखिए, आयोडीन से थायराइड ग्रंथि और कैल्शियम हड्डियों के लिए बताया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। आयरन जो है लौह या हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को जो है क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन के समय में मदद करता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है या थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई करता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिशु में ठोस आहार शुरू करने का उपयुक्त समय? ऑप्शन है ए 3 महीने, फिर है 6 महीने, फिर है 9 महीने, फिर है 12 महीने। तो देखिए वैसे भी कहते हैं कि शिशु को कितने, तो शिशु को जो है 6 माह तक, 6 माह तक क्या देना है, माँ का दूध। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, तो बच्चों को देना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वैसे भी आंसर मिल गया हमको 6 माह। ठीक है, करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, 6 माह। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या है, शिशुओं को ठोस आहार देने के लिए आदर्श मानी जाती है माँ कितनी, 6 माह। इस समय तक स्तनपान या फार्मूला दूध पोषण के लिए जो है प्रयुक्त होता है। ठोस आहार में दाल का पानी, फल की प्यूरी, हल्की खिचड़ी देना शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान की प्रेरणा किसे कहते हैं? देखिए बहुत जल्दी खींचे हैं तब जाके आपकी क्लास इतनी देर की हुई, वरना 1-1.5 घंटे इतने प्रश्न में लग जाते। ए है बाहरी प्रोत्साहन, बी है आंतरिक उद्दीपन, सी है सामाजिक दबाव, डी है भावनात्मक प्रक्रिया। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक उत्पीड़न, है ना, उद्दीपन। मनोविज्ञान की प्रेरणा आंतरिक उद्दीपन से जो है प्राप्त है। ये क्या होता है, प्रेरणा या मोटिवेशन कह सकते हैं, एक आंतरिक क्रिया है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक होती आंतरिक और एक होती बाहरी। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा आत्मसंतुष्टि से जुड़ी हुई होती है, जबकि बाहरी प्रेरणा पुरस्कार और प्रशंसा पर निर्भर करती है। पानी की कठोरता को मापने का मानक क्या है? ए है पीएच, बी है टीडीएस,
सी है जीपीएस, डी है डीओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीपीएस। ठीक है, ये क्या करता है जीपीएस? तो ये है पानी की कठोरता को मापने के लिए जीपीएस है ना, ग्रेन पर गैलन का उपयोग किया जाता है। कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की अधिकता होती है। यह साबुन झाग बनाने में बाधा उत्पन्न करता है। और इसको बता दें पूरा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और जब इसको हम उबालते हैं या सोडे का पानी मिलाते हैं तो जो जो है बाई हट जाता है ना, जो कार्बोनेट बचता है तो वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो अघुलनशील बन जाता है और पानी हमारा शुद्ध हो जाता है। पाइपलाइन में स्केलिंग का कारण बनते हैं, जो पपड़ी पपड़ी टाइप में आपने देखा होगा हो रहा, तो वो जो है इसी की वजह से बनता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व भ्रूण के मस्तिष्क विकास में सहायक है? ए है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी है विटामिन डी, सी है फोलिक एसिड, डी है जिंक। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये तो क्या होता है, तो भ्रूण जो होता है उसके मस्तिष्क विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड विशेषकर डीएचए भ्रूण के मस्तिष्क और दृष्टि के विकास के लिए जरूरी है। यह मछली, अखरोट और चिया सीड्स जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान इसकी पर्याप्त मात्रा बच्चे को न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि जो है, जो तंत्रिका संबंधी चीजें होती हैं उसमें जो है ये सहायक होता है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और आज की सीरीज का हमारा आखिरी प्रश्न है। फाइबर का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए है ऊर्जा बढ़ाता है, बी है पाचन में सुधार करता है, सी है जल क्षमता बढ़ाता है, डी है वसा पचाने में मदद करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पाचन में सुधार करता है। अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ाया कि प्रोटीन से हमको 4.2 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4 पॉइंट कैलोरी और जो है वसा से 9 पॉइंट कैलोरी मिलती है। उसी में था ऑप्शन में फाइबर, विटामिन, तो इससे हमको कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, चाहे वो हो फाइबर, चाहे विटामिन हो गया, चाहे जो है अन्य चीजें जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से किसी से हमको कोई भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है या कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। सिर्फ ये क्या करते हैं, तो ये हमारे पाचन में सुधार करते हैं और अन्य चीजों का बैलेंस करते हैं, है ना। फाइबर आहार का वह हिस्सा है जो पचता नहीं है, लेकिन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह मल को नरम करता है और कब्ज से बचाता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने में और ब्लड शुगर को स्थिर बनाने में सहायक है। तो देखिए इस तरह से हमारी आज की क्लास भी ये कंप्लीट हुई। ये थी क्लास हमारी कौन सी, तो ये थी हमारी 39 नंबर की क्लास। फिर इसके बाद हम मिलेंगे 40 नंबर की क्लास में। तो इस तरह से हमारी 40 कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर हमारी 10 बचेंगी। 50 डेज सीरीज का जो हमने वादा किया था उस लक्ष्य की ओर बिल्कुल अग्रसर हैं हम। लगातार जो है प्रयास करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपकी 50 डेज सीरीज बीच में एक भी दिन रुके ना। अगर कोई विशेष मतलब जैसे कोई ऐसी अगर कंडीशन आ गई रेयर, तो वो अलग बात है, वरना आपकी ये क्लास कंटिन्यू होगी। और आप लोग इससे जुड़िए, हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, इससे पढ़िए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम। बस इतना है कि ज़्यादा शो ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन इतना आप करिए कि इससे जुड़िए और थोड़ा सा समय दीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिल रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी कल। कौन सी क्लास होगी 50 डेज सीरीज की, वो होगी 40। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आप जो है कमेंट करके हमको ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो थोड़ा सा मन बढ़ जाता है आप लोगों को कुछ करने के लिए। और उसके अलावा कमेंट करने को हम इसीलिए लाइक सब्सक्राइब ये सब हम करने के लिए नहीं कुछ कह रहे हैं, सिर्फ कमेंट करिए सजेशन के लिए। अगर आप बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो उस तरीके से हम पढ़ाएंगे। ऐसे तो अभी अपने मन से बता रहे, क्योंकि देखिए फीडबैक ज़रूरी होता है। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, अगर कोई कमेंट करके बताएगा तो हम जो है उस अकॉर्डिंग बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को पढ़ाने की। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।